नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। इसी को देखते हुए सभी राज्यों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इसे तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वैक्सीन का स्टॉक नहीं होने के कारण यह काम जिस तेजी से होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। आज से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के अगले चरण से कई राज्यों ने वैक्सीन के डोज नहीं होने का हवाला देकर शुरू नहीं करवाया। दिल्ली में भी आज से 18 साल से अधिक उम्र वालों को लगने वाले टीकाकरण अभियान की शुरुआत नहीं हो पाई। दिल्ली में 18 साल से ऊपर वालों को 3 मई से टीका लगेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीन की 4.5 लाख डोज दिल्ली को मिल गई है, जिसको के बाद हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वैक्सीन के लिए वही लोग टीकाकरण केंद्र जाएं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के लोग वैक्सीन को लेकर धैर्य रखें। दिल्ली में अगले 3 महीने में सभी लोगों को टीका लगवाने की कोशिश दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन 1 मई के दिन 18 साल से अधिक उम्र के लोग टीकाकरण केंद्र के बाहर भीड़ न लगाएं। दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को वैक्सीन के बारे में सभी जानकारी देती रहेगी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हमारे पास 4.5 लाख वैक्सीन आ गई है, जिसे सभी जिलों में बांटा जा रहा है। दिल्ली में सोमवार 3 मई सुबह से बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन शुरू होगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के लोग टीकाकरण केंद्र न आएं। उन्होंने बताया है कि आज 18 से 44 साल के लोगों के लिए एक टीकाकरण का केंद्र दिल्ली में शुरू हो गया है। 18 से 44 साल के लोगों की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगले 1-2 दिनों में करीब 3 लाख कोविशील्ड टीके मिलेंगे और 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। देश भर में 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान 1 मई से शुरू होना था। हालांकि दिल्ली और कई राज्यों ने कहा कि टीकों की कमी के कारण वो वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 3 महीनों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन में प्रत्येक की 67 लाख खुराक का ऑर्डर दिया है और जैसे ही ये टीका दिल्ली को मिलेगा, वैक्सीनेशन तेज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो दिल्ली को इस वक्त सबसे ज्यादा जो जरूरत है ऑक्सीजन वेंटिलेटर के साथ साथ वैक्सीन की, ना दिल्ली की पूरे देश को इसकी जरूरत है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वैक्सीनेट होगी, टीकाकरण जितनी जल्दी ही होगा, उतने जल्दी हमारे साथ एक शील्ड, सुरक्षा कवच हमारे साथ जुड़ जाएगा। दिल्ली में 4.5 लाख डोज आ गए, जिसके बाद 3 तारीख यानी सोमवार के दिन से यहाँ पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी। देवेंद्र त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और कुछ और भी मेरे साथ लोग जुड़ेंगे थोड़ी देर में। त्यागी साहब, सबसे पहले इस वक्त सबको पता है कि टीकाकरण ही सबसे बड़ा कवच है हम लोगों के लिए। दिल्ली ने आज से शुरू नहीं किया, कई और स्टेट्स हैं जिन्होंने आज से नहीं शुरू किया, उसके लिए अलग अलग वजह हो सकती हैं, लेकिन 3 तारीख से ये जो टीकाकरण शुरुआत हो रही है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई क्या कुछ सलाह राज्य सरकार को देगी ताकि स्मूथली चले और जल्दी से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेट हो पाएं? देखिए, वैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज कोविड महामारी पूरे भारतवर्ष में बहुत खतरनाक रूप ले चुकी है और हम सब लोगों का दायित्व है, जिम्मेदारी है हम सब लोगों की इस टाइम के हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के लिए काम करें, मानवता के लिए काम करें। और दिल्ली के अंदर
बहुत ही ज्यादा हालत खराब है, बहुत ही स्थिति खराब है। हम सब लोग प्रयास में हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने जितने भी लोग हैं वो लगे हुए हैं, सरकार हमारी लगी हुई है, और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से भी हम लोग सब संपर्क में हैं, वो भी लगे हुए हैं। जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए लोगों के लिए उपचार हम सब लोगों का देने का फर्ज बनता है। अभी जितना टीकाकरण, आपने बिल्कुल ठीक कहा, टीकाकरण इसका सबसे सटीक इलाज है, लेकिन महामारी इतना बुरा रूप ले चुकी है कि ये आज की डेट में अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई है। हम सब लोग बहुत दुखी मन से ये कहना चाहते हैं लोगों से कि लोग अपने आप में धैर्य बरतें हैं, संयम बरतें हैं, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है एक दूसरे की मदद करने की, बहुत ज्यादा जरूरत है एक दूसरे को साथ देने की। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं कि किस तरीके से टीकाकरण होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। कई जगहों पर ये मांग उठ रही है कि आप लोगों के घर घर जाकर, जैसे पोलियो की खुराक दी जाती थी उस तरीके से वैक्सीनेशन हो, लेकिन उसके लिए बड़े पैमाने पर डोज की ज़रूरत होगी, उतने ही मैन पावर की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए क्या एक दिल्ली क्योंकि एक यूटी है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एमसीडी सबका एक कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बेहतर रिजल्ट कम टाइम पर दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम सब लोगों को आपस में कोलैबोरेशन, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, हम लोगों को आपस में सहयोगात्मक रूप आज की डेट में करना चाहिए, और बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ के, दलगत राजनीति से उठ के, पार्टी बेसिस के ऊपर उठ के हम सब लोगों को आज काम करने की जरूरत है। हम सब लोग मानवता के लिए काम करें, सब लोग, तभी हम सब लोग एक दूसरे को सुरक्षित कर पाएंगे, और तभी हम सब लोग इस महामारी से बच पाएंगे। लेकिन इसके लिए रोड मैप क्या होना चाहिए? मैं ये थोड़ा, क्योंकि आप काफ़ी वरिष्ठ हैं और राजनीतिक अनुभव आपका रहा होगा, एक आम नागरिक के तौर पर मैं आपसे समझना चाहता हूं क्या कुछ किया जाना चाहिए इस वक्त, ताकि ये नहीं है कि वैक्सीनेशन तो सबका होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम 3 साल में वैक्सीनेशन करें। हमारी कोशिश है कि कम से कम वक्त में, अगर स्थिति है कि नॉर्मल डेज में हम एक दिन में 10 लोगों को वैक्सीनेट कर पा रहे हैं, तो चैलेंज ये है कि हमें एक दिन में 50 लोगों को करना है, तो इसके लिए क्या रोड मैप अपनाया जाना चाहिए? नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। इसके लिए रोड मैप की, देखो, हम जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी वॉरियर्स हैं, हम उनकी मदद ले सकते हैं। जितने भी डॉक्टर्स की टीम है, जितने भी एमबीबीएस करने वाले छात्र हैं, हम उनको ट्रेनिंग में ले सकते हैं, हम इनकी भी मदद ले सकते हैं। जितने भी हमारे और दुनिया भर के संगठन हैं, दुनिया भर की हमारी एनजीओज हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सबकी मदद लेकर हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, अब इसके ठिकाने बढ़ा सकते हैं। और इसमें कोई नो एजिटेशन, इसमें कोई शक नहीं है कि अब सब लोग सहयोगात्मक रूप से ही इसमें बचेंगे। सहयोगात्मक रूप इसीलिए लेना जरूरी है कि देखो, ये महामारी बहुत अजीब रूप फैला चुकी है, और इतनी व्यवस्था भारत की किसी भी तरह एक साथ लड़ने की बढ़ नहीं सकती थी जितनी महामारी आ गई है। उसी से हम सब लोगों ने निपटने के लिए अपनी सब लोगों ने तैयारी की है, सब लोग लगे हुए हैं इसमें बिल्कुल वैक्सीनेशन से ही बच पाएंगे हम सब लोग। चलिए, लेकिन इसके लिए कई सारी बातचीत तो हो रही है। दिल्ली में विशेष तौर पर ये देखने को मिलता है त्यागी साहब कि बड़ा टकराव होता है दिल्ली सरकार और एमसीडी में, क्योंकि एमसीडी में भी एक अलग से इलेक्शंस होता है। वहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी का पिछले 15 साल से उनका बोर्ड चल रहा है, उनकी सरकार चल रही है, और एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली सरकार का अपना है, तो एमसीडी का भी अपना है, जिसमें सीधे सीधे दिल्ली एमसीडी का अपना अधिकार है। उनका क्या रोल है इस पूरे वैक्सीनेशन में? देखिए, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अभी सब लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आज के समय में हम कई सारी चीजें भुला के, सारी चीजों को दलगत राजनीति, पार्टीबाजी की राजनीति और मतभेद अलग रख के सब लोग सहयोगात्मक रूप से काम करें। उसके लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से बात भी की है, और प्रधानमंत्री जी भी, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी लगी हुई है। हम सब लोग यही आशा कर रहे हैं कि हम मिलजुल के इस महामारी से निपट सकें। नहीं, इसमें मैं समझना चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी जब टीकाकरण की बात हो रही है, तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच अंदर खाने को टकराव चल रहा हो?
नहीं देखो, ऐसी ऐसी स्थिति आज की डेट में कहीं है नहीं। सब लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, इस महामारी से जूझ रहे हैं। अब ये देखो, ये पता नहीं चल रहा है कौन एकदम से बीमार हो जाएगा, किस पे संकट आ जाएगा, तो सब लोग इसे बहुत डीपली ले रहे हैं। मैं तो बड़ा दुख है, सरदारा जैसे पत्रकार, जैसे टीवी जैसे एंकर जैसे लोग जा रहे हैं, डॉक्टर वॉरियर जा रहे हैं, पुलिस वाले लोग जा रहे हैं, तो इसमें समाज सबसे इकट्ठा होकर ही हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है। डॉक्टर अनमोल बागरिया भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर अनमोल, इस वक्त स्थिति यह है कि दिल्ली में 3 मई से वैक्सीनेशन का जो अगला फेज है उस पर शुरू हो रहा है और सरकार की कोशिश है कि 18 साल से जो ऊपर वाले लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए। बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस वक्त सरकार की प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि कम टाइम फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। देखिए, इस समय जो चीजें चल रही है, पहले तो ये चीजें काफी पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हाँ देखिए, जो हमारे बुजुर्ग है, हमारे सीनियर सिटीजन है, वो एक बहुत अहम हिस्सा जरूर है हमारे समाज का, और उसे हम ना ठुकरा सकते हैं, ना ध्यान नहीं देना, वो भी एक गलत चीज होगी। पर जो हमारी युवा है और जो हमारे जो अडल्ट एज जो आती है, मिड अडल्ट एज आती है, जो आज लोग मर रहे हैं, वो हमारे समाज का, हमारे देश का फ्यूचर है, भविष्य है। तो पहले हमें उस वर्ग पे काम करना चाहिए था। आज उस वर्ग पे काम किया जा रहा है जब इतने मौतें हो चुकी है, 20, 22, 25 साल के लोग मर रहे हैं। तो आज अभी सरकार ने ये नियम चालू किया है। पहले हम सिर्फ 5-5 साल के गैप दे रहे थे, अभी सीधा 18 से 18 to 44 चालू कर दिया है उन्होंने। हमारे पास जब हम 60 और वो एज ग्रुप ले रहे थे सीनियर सिटीजन का, तभी हमारे पास सेंटर्स की कमी हो रही थी, वैक्सीनेशन के लिए लोग नहीं थे, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स है, स्टाफ है, वो कोविड पेशेंट को देखेंगे, जो नॉर्मल जिन्हें बीमारियां होती है, जो रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स की वजह से डॉक्टर को पास आते हैं, उन्हें देखेंगे, वैक्सीनेशन देंगे, क्या क्या चीजें करेंगे। नहीं, ये ठीक है। ये तो आपने एक पॉइंट बिल्कुल रेज किया है कि हमारे पास मेडिकल स्टाफ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर हम एक कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल को बना दे रहे हैं, उसमें वेंटिलेटर्स भी होते हैं, आईसीयू भी होते हैं, लेकिन हम एक डॉक्टर्स तो नहीं बना सकते ना 15 दिन में। डॉक्टर बनाने के लिए तो कोई 4 साल 5 साल लगेगा। तो क्या ऐसी स्थिति में, जो अब से थोड़ी देर पहले त्यागी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र त्यागी, उन्होंने एक सजेशन दिया था कि इसमें जो एनजीओज काम करती हैं उनके हेल्प लिए जा सकते हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं एमबीबीएस के, उनको तो सीधे सीधे आप अपने साथ डॉक्टर के साथ कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी में लगा सकते हैं। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के बाद जिन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया हो या सेकंड ईयर में हो, कम से कम उन लोगों की हेल्प तो वैक्सीनेशन में ली जा सकती है। देखिए, हेल्प तो हम सबकी ले सकते हैं। हम आज जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, या जो भी इतनी कोविड जो पेशेंट्स है, डॉक्टर्स ड्यूटी दे रहे हैं, जो इंटर्न्स है, जो बचे हुए ईयर्स में है, वो सब साइड हेल्प कर रहे हैं, विजिटिंग कर रहे हैं। पर वही होता है ना कि हेल्प तो सब कर सकते हैं, बट मेन रोल तो एक डॉक्टर का ही हो सकता है ना। नहीं, वैक्सीनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वैक्सीनेशन अभियान की हम बात कर रहे हैं। वैक्सीनेशन भी प्रॉपर इंजेक्ट करना होता है, इंजेक्शन। वैक्सीनेशन, अगर आप वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो भी समस्याएं हो सकती है। तो वो हम एक न्यू स्टूडेंट को या किसी एनजीओ को नहीं दे सकते ना। जब हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, जो नर्सेस होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं कि किस तरीके से इंजेक्शन देना होता है। वो सेंटर पे मौजूद भी होते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन तुरंत आ रही है किसी को, तो उसे सॉल्व करना होता है। वो कोई एनजीओ या कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन हो सकता है। त्यागी साहब, ये जो बात बता रही हैं कि ये क्योंकि एक प्रोफेशनल का काम है, बीइंग अ प्रोफेशनल डॉक्टर के तौर पर इनका ये मानना है कि हम किसी इंटर्न हो या फिर किसी स्टूडेंट जो एमबीबीएस का है, उससे हम ये काम नहीं करवा सकते। तो मेरा अपना ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि क्या हम इस चीज़ के लिए जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि देश में कई जगहों पर इस तरह की खबरें हैं कि ये आपदा का वक्त है, ये एक जंग की तरह है और आपदा का है, तो जिलाधिकारी के पास ये अधिकार होता है कि जो जिले का अधिकारी है, जो डीएम है, डीसी है, जो भी नाम आप कह लीजिए, वो प्राइवेट डॉक्टर्स की भी ड्यूटी लगवा सकता है और उनको वो ड्यूटी देनी है। तो क्या दिल्ली में भी जो प्राइवेट डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इस काम में लगाया जाए? मेरा ये सुझाव अभी शायद मैडम समझी नहीं है। मैं प्रैक्टिकल में
वैक्सीनेशन मैंने खुद भी कराया है, मैंने इंजेक्शन अपना लगवाया है। हम्म मैंने वहाँ मौके पे स्थिति देखी है। देखो, एक स्टाफ की का ड्यूटी होती है, केवल एक नर्स इंजेक्शन लगाने के लिए ही काम नहीं करती वहाँ, लिस्टेड भी होता है, उससे पहले वहाँ मार्किंग भी होती है, उससे पहले सामान तैयार भी किया जाता है, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। हम्म तो मैं ये कहता हूँ, हेल्प के तौर पे हम एनजीओ की हेल्प भी ले सकते हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं, जो फाइनल ईयर वाले लोग हैं उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। इसमें हमें नंबर्स ऑफ संख्या कैसे बढ़ाई जाएगी, ये हमारा विचार है। इसके लिए मैं सजेस्ट कर रहा था कि हमारी एनजीओ भी काम कर सकती है, हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी काम कर सकते हैं। केवल इंजेक्शन लगाने का काम ही नहीं है, उसकी सपोर्ट के भी तो बहुत काम है। जी देख, सपोर्ट के काम के बगैर भी तो नहीं चलेगा। सीरीज भी देनी है, तैयारी भी करनी है, फिर उसकी लिस्टेड भी करनी है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी खोलना है, उसी के साथ तो वैक्सीनेशन प्रक्रिया होती है। इन्हीं सब में तो टाइम लगता है। मैं देखता हूँ वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की लाइनें लगी होती है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन इंजेक्शन लगाने वाली नर्स और इंजेक्शन लगाने वाले लड़के तो एक ही होता है ना, बाकी सब सपोर्ट में होते हैं। हाँ बिल्कुल। एक सेंटर में अगर इंजेक्शन लगाने वाले ही 5 लोग होंगे तो जो लाइन लगती है वो लाइन छोटी होगी या फिर लाइन लगेगी ही नहीं, ये भी व्यवस्था है, हो सकती मैं है। ये कह रहा हूँ, जो मेन डॉक्टर है, इंजेक्शन लगाने वाले, वो अपना काम करें, जो सपोर्ट वाले अपना काम करें, उनका काम ठीक है बढ़ त्यागी जाएगा। साहब, अथर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अथर ज़ैदी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ज़ैदी साहब, ये बताइए, जल्दी से जल्दी, कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, इसके लिए क्या प्लानिंग है? क्या जो एक पुराने ढर्रे पे हम चल रहे हैं कि एक सेंटर होगा, वहाँ पे एक नर्स होगी, उसको वहाँ पे लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर वो वैक्सीनेट करेगी, या फिर कुछ हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना होगा और उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा? नहीं, देखिए, हम तो अपना प्लान पहले ही बता चुके हैं कि हम इस पुराने ढर्रे पे नहीं चलेंगे कि एक जगह वैक्सीनेशन का पॉइंट होगा, वहां पे आपको कराना है। हमने तो ये कहा है कि हम मोबाइल वैन के थ्रू भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाएंगे, हम डोर टू डोर जाके भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो हमारे जो सरकारी दिल्ली के स्कूल हैं जो फिलहाल बंद हैं, उनमें भी हम वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स खोलेंगे। हॉस्पिटल्स में मोहल्ला क्लिनिक है हमारी हर विधानसभा में कई उनमें हम वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाएंगे। तो हमने तो केंद्र सरकार को ये बता दिया है कि अगर वो हमें वैक्सीन अवेलेबल कराते हैं तो हम 3 महीने का टारगेट हमने मान के चल रहे हैं हम लोग कि अगर हमें पूरी वैक्सीन मिलती है तो हम 3 महीने में कोशिश करेंगे कि पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर दें। हमारा टारगेट 90 दिन का है। अब उस 90 दिन के प्लान को हम किस तरह से इनिशिएट करेंगे, कहाँ हमें कैसे डोर टू डोर जाना है, किस स्टाफ की ड्यूटी लगानी है, अपने टीचर्स की ड्यूटी लगानी है, जो 4-5वें साल के हमारे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ एमबीबीएस कर रहे हैं, बीयूएमएस कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगानी है, वो सारा प्लान है हमारा। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ा इशू जो है वो वैक्सीन का है। तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जैसे जैसे हमें होती रहेगी, हम उस तरह से चलते रहेंगे। जितनी ज्यादा हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी उतनी जल्दी हम वैक्सीनेट कर देंगे दिल्ली को। ये एक आपने बात बोली है कि वैक्सीनेशन के लिए आपकी प्लानिंग है और इसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल और से भी आपको कोऑर्डिनेशन तो ज़रूर मिल ही जाना है। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वैक्सीन की, उसको लेकर स्थिति सिर्फ दिल्ली के नहीं, सभी पूरे देश में है। त्यागी साहब, इसको लेकर क्या एक्शन होना चाहिए? क्योंकि इस पर बात तो बहुत होती है। इसमें दो जो हम भारतीय कंपनियां, उसके अलावा एक जो रूस की कंपनी है वो भी आ चुकी है, तो इसमें हम कैसे आगे बढ़ें? देखिए, इसमें बात ही नहीं हो रही है, इसमें प्रैक्टिकल में काम भी हो रहा है। भारत की जो कंपनी है उसमें रोटेट करके बहुत तेजी से काम शुरू करने का काम किया, उसकी क्षमता भी बढ़ाने का काम किया है। और हम सब लोगों ने बाहर से भी जो ऑर्डर हम दे सकते हैं रूस से दिया है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन बढ़ाते हैं। और ये जैसे जैसे आती रहेगी हम स्टेट गवर्नमेंट को वैसे वैसे उपलब्ध कराते रहेंगे, क्योंकि ये तो हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। और इस चीज की संख्या जल्दी से जल्दी बढ़े, इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से काम कर रही है। डॉक्टर अनमोल, आपका इसमें क्या सजेशन हो सकता है कि वैक्सीन की एक लिमिटेशन है, हमें उस लिमिटेशन को देखते हुए काम करना है। इतनी बड़ी हाई पॉपुलेटेड कंट्री हमारी है, यहाँ पर 2 कंपनियाँ इस वक्त वैक्सीन बना रही है। एक स्पुतनिक जो रूस की है, उसको भी इमरजेंसी ऑर्डर मिल चुका है, उसका भी लगता है 1.5-2 महीने कम से कम लगेंगे भारत में उसके डोज आने में। तो ऐसे में क्या ये प्रैक्टिकल लगता है कि और कितना वक्त लगेगा जब हम ज़्यादातर जो जनसंख्या उसको वैक्सीनेट करें?
देखिए, मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगी। पहले जो त्यागी सर ने एक पॉइंट कहा था, मैं उस पॉइंट पे कहना चाहूँगी कि सारे सेंटर्स में वॉलंटियर जो गवर्नमेंट के थ्रू दिए गए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। नर्सेस तो कम है ही, लोग काम कर रहे हैं, हेल्प तो साइड कर ही रहे हैं, और जितने ज़्यादा लोग हेल्प करेंगे वो तो अच्छा ही होगा। बट हमें नर्स या डॉक्टर, वो उनकी तो ज़रूरत होगी ही। से 10 हमें हेल्प कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन और सब चीजें हैं, गवर्नमेंट अपने वॉलंटियर्स है, जो गवर्नमेंट टीचर्स है, वो सब चीजें कर रहे हैं। बट मेन वो है कि हमें जो प्रोसेस है उसके लिए तो एक हेल्थ केयर वर्कर की जरूरत होगी। नहीं, एक पहले तो ये एक चीज़ें मिनट, हैं। एक मेरा डॉक्टर अनमोल, एक क्रॉस क्वेश्चन है मेरा। इस मामले में एक रिपोर्ट्स है और कई सारे जो जानकार लोग हैं, जिनको लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उन लोगों का कहना है कि आईसीएमआर या फिर आईएमए अपने नियम में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दे तो ये जो हेल्थ वर्कर की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। हम कुछ वक्त के लिए तो चेंज कर ही सकते हैं उसमें। देखिए, नियम बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। कभी कभी वो सही होते हैं, कभी कभी गलत भी होते हैं। पर यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स की डेथ हो रही है। नहीं डॉक्टर, ये सिचुएशन भी तो अनप्रेडिक्टेड है, ऐसा जिस वक्त बनाया हाँ, किसी मैं वो सोचा कह नहीं रही हूँ। होगा। पर क्या हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर्स की काफी कमी है? अगर हम गौर से देखें, आज बेड नहीं है, क्यों नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो तो है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना लेंगे तो भी डॉक्टर कहाँ से नहीं लाएंगे? डॉक्टर, अब ये मुझे बताइए, अभी जैसे परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, अभी कहीं पर पूरे देश में परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, कम से कम जो फाइनल ईयर में नर्सिंग के बच्चे हैं या जो डॉक्टर्स हैं, हम उनको तो लगा ही सकते हैं। परीक्षा उनकी जब होनी है तब होंगी, अभी तब उनका हेल्प ले ही सकते हैं। हाँ, वो किया जा इतना सकता बदलाव है। तो हम कर ही सकते हैं। हाँ, वो किया जा सकता है। यही मेरा सुझाव और था, यही मेरा सुझाव था। क्योंकि परीक्षाएं अभी हो नहीं रही हैं, 4 साल 3 साल हाँ बोलिए अथर साहब, बोलिए। और जो आपने वैक्सीनेशन की बात उसके लिए की, दिल्ली सरकार ने ऑर्डर निकाल दिया ऑलरेडी। हमारा ऑर्डर निकला हुआ है। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन जी, उन्होंने अभी करीब 10-12 दिन पहले ये ऑर्डर निकाल चुके हैं। लेकिन सर इसमें वो आईएमए वाला वो आता है ना, आईएमए और आईसीएमआर का जो थोड़ा इफ्स एंड बट है। देखिए, अब वही फिर बात प्रोटोकॉल की आ जाती है और नियम की आ जाती है। ये हालात देश के इस वक्त ऐसे हैं कि अगर हम प्रोटोकॉल और नियमावली में उलझे रह गए तो हम पता नहीं कितनी जानों को गवा देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो, थोड़ा सा भी ये क्योंकि देखिए अब ताक पे रख के काम करना पड़ेगा। ये युद्ध की स्थिति है। और डॉक्टर अनमोल, आपको ही पता होगा, जादी साहब आपको पता, त्यागी सर आपको ही पता होगा कि जब भारत की जंग हुई थी, 71 हो या फिर 65 हो या 62 हो, तो युवाओं को ऐसे ही भर्ती करवाया जा रहा था, कोई प्रोटोकॉल नहीं देखा जा रहा था कि भैया आप फिट हो, 18 फिट लग रहे हो, 17-18 आपकी हाइट है, सेना में आइए, क्योंकि हम जंग में हैं। तो ये जंग की स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जंग की स्थिति है। इसमें थोड़ा सा केंद्र सरकार को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर कहीं नियमों को ओवरलैप करके मदद की जा सकती है तो उनको करना पड़ेगा। ठीक है त्यागी, ये वक्त ऐसा है। ठीक है त्यागी साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी बोलिए डॉक्टर। जैसे आपने मुझसे वैक्सीनेशन की बात कही, त्यागी जी एक मिनट जी, हाँ बोलिए डॉक्टर अनमोल। जैसे आपने वैक्सीनेशन की बात कही थी, तो जितना मैंने ये 3-4 महीने में एनालाइज किया, जो आप हम स्टॉक की कमी कह सकते हैं अभी, वो क्यों हो रही है? देखिए, हम एक बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। हमने दूसरे देशों की मदद की, वो बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छा है हमने की। पर जब हमें पता है कि हम इस विपदा से गुजर रहे हैं, जहाँ बड़ी से बड़ी सक्षम इटली वगैरह, जहाँ मेडिकल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब है, तब भी उन्हें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें पहले हमारी जनसंख्या के अनुसार जो वैक्सीनेशन बन रही है उसको स्टॉक करना चाहिए। अगर हमारे पास 5 करोड़ की संख्या है तो हमारे पास 5 करोड़ डोज होने चाहिए। नहीं डॉक्टर अनमोल, अब तो ये हो गया, अब जिनको हमने दिया और उनसे फिर थोड़ी हमें देना चाहिए था बचे हुए देशों को। मेरा ये कहना है। अब शायद एक्सपोर्ट कम हो गया है, अब जो कर दिया उस पर अब क्यों बात करना, हमने दे दिया। अभी हमें और कंपनीज को आगे मौका देना चाहिए। हमारे पास फार्मा का सेक्टर बहुत स्ट्रांग है हमारे देश ना, कि जो कंपनी बना रही है उनका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उन्होंने खुद वो तो यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये भी कई सारे उस कंपनी के भी अपने इफ्स एंड बट हैं, और दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो ग्लोबली भी कई, आप ये नहीं कह सकते ना, ग्लोबली भी उनको कई सारी चीजें करनी होती है। जी जादी साहब बोलिए। देखिए, हमारा जो देश है ना, वो करीब कोई 20-25-30 करोड़ लोगों का देश नहीं है। बिल्कुल। हमारा देश जो है उसमें 130 करोड़ की जनता है, तो हमारे लिए नियम भी
दूसरे तरीके से बनाने होंगे। हमें वैक्सीनेट 130 करोड़ लोगों को करने का टारगेट है हमारा। तो इसमें जो कंपनियां अपनी मोनोपोली चला रही हैं कि हम 2 ही कंपनियां वैक्सीन बनाएंगी, उस पर केंद्र सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और उनसे बात करके जो भी उनका अपना स्टेक है, वो जो भी उनका आपस का जो जॉइंट वेंचर में वो बना सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाना की सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान हाँ, ये भी है कि भारत तो दुनिया भर को वैक्सीन हर चीज एक्सपोर्ट की करता है, वैक्सीन हमारे दवाइयां यहाँ हम पे जाती एक्सपोर्ट है, करते कुत्ते हैं। के कांटे की वैक्सीन हमारे यहाँ हाँ, बनती तो है, फिर ये हर चीज की वैक्सीन, तो इसमें 2 देवेंद्र त्यागी कंपनियों को अलाउ किया साहब, गया। ठीक है त्यागी साहब, ये तो अब कम से कम केंद्र को इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि 2 कंपनियां नहीं हो और कंपनियों को मैदान में लाना चाहिए ताकि मैन्युफैक्चर ज्यादा हो। ओ, लगता है उनका संपर्क, फोन उनका कट गया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र त्यागी साहब आपका, डॉक्टर अनमोल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अथर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 तारीख से दिल्ली में 18 साल से ऊपर वाले को वैक्सीन लगेगा, लेकिन एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि जनसंख्या भारत की बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ 2 या 3 कंपनियों के भरोसे हमें नहीं रहना होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को फील्ड में उतारना होगा, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, क्योंकि नियम आप उस हिसाब से नहीं कर सोच सकते जो पहले थे। अब नियम बदलने होंगे, कुछ चीज़ों को चेंज करने होंगे, क्योंकि हालात पूरी तरीके से इस वक्त बदले हुए हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही।